नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने वो है बजट 2023। आज ही के दिन बजट प्रपोज कर दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, राइट। तो उस बजट की कुछ की अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस बजट में कुछ चेंजेस लाए हैं, इनकम टैक्स को लेते हुए, डायरेक्ट टैक्सेशन को लेते हुए कुछ चेंजेस लाए हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। इस बजट से क्या इनकम टैक्स में क्या क्या चेंज होंगे, क्या अमेंडमेंट होंगे, इससे कितना फिजिकल डेफिसिट हुआ है अपने कंट्री के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में, तो वो सारी बातें करेंगे। उसके ज़्यादा मेन फोकस मेरा डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर रहेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि अगर बहुत सारी बातें आपको बजट के बारे में सुननी है तो आज तक खोल लीजिए या कोई न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, दुनिया भर की बातें चल रही है। अगर वहाँ सुनना है तो वहाँ सुन लीजिए। और यहाँ पे मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को अमेंडमेंट से ऐसे लगा है भी क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, उन बच्चों को पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से बता दूंगा मैं कि भाई इन सेक्शंस के अंदर ये चेंजेस हुआ और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि बहुत सारा क्या बोले भ्रांतियाँ घूम रही है कि बजट को लेकर बहुत सारी बातें, जो नई बातें आई है, नई स्लैब रेट आई है जैसे, तो उस स्लैब रेट को लेकर चल रही है बातें। मैंने कुछ न्यूज़ चैनल खोल के देखे, ये वीडियो मैं बनाना बाद में सोचा, मैंने कि बना ही लेंगे यार, दुनिया में इतने एक्सपर्ट है, कोई कोई बना ही लेगा। जब मैंने न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया और जब मैं सुन रहा था बजट को, वैसे तो मैं उस चैनल पे सुनता हूँ जो गवर्नमेंट का चैनल है, दूरदर्शन, उसी पे आता है। उसी पे जो निर्मला सीतारमण जी बात कर रहे थे वो पॉइंट टू पॉइंट बात सुन रहा था, लेकिन मैंने सोचा बीच में चलो कुछ मसला हो जाए, तो मैंने जैसे आज तक और ये चीज़ चैनल खोले, अरे बड़े सस्ते उन्होंने एक्सपर्ट बिठा रखे यार। मतलब धनाधन नीचे चल रहा है, हेडलाइन 7 लाख रुपए हो गई है स्लैब रेट, और जो बातें वहां कही गई है उसको तोड़ मरोड़ के जैसे एक्सपर्ट ने उनको जो बात उनको पट्टी पहनाई, उन्होंने हाथों हाथ हेडलाइन चला दी। मतलब आप किसी चीज़ का रिव्यू भी नहीं करते, जो मन में आया आप चला रहे हो। और जो आम आदमी है, देश के जो आम आदमी है, जो इस टेक्निकल फील्ड में नहीं है या इस टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए तो बड़ी भ्रांतियां आपने फैला दी मार्केट के अंदर। हर चीज़ को लेकर आप, मतलब जैसे 7 लाख की लिमिट कर दी है, अब 7 लाख तक नहीं देना पड़ेगा टैक्स। 7 लाख तक, अरे भाई किसने कहा नहीं देना पड़ेगा? 87A रिबेट मिलेगा तो नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरों को देनी है। मतलब अगर कोई कंपनी है 7 लाख की इनकम को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये किसने कह दिया आपको? तो ये जो भ्रांतियां है, ये भ्रांतियां बहुत मार्केट में। तो आप इस समय जब अब बजट के और हो, तब आप कोई या तो सीधा आप तो टीवी देख लो, निर्मला सीतारमण जी बोल ही रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर फ्यूचर में भी कोई बोलेगा तो उसको सीधा ही सुन लो। आप नहीं समझ में आए तो आप वेट करो, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपर्ट, अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इन चीज़ों को बारे में आपको बताएंगे, ना कि इन ये जो मसालेदार खबरें जो है ना, ये न्यूज चैनल वाले, इनके ऊपर आप ज्यादा विश्वास ना करो। चलो ठीक, देख लो, जैसे मैं देखता हूँ टाइम पास के लिए मैं देख लेता हूँ, उसको देख लो, ठीक है। ज्यादा उसके ऊपर निर्भर मत रहना, क्योंकि वो कुछ भी कह देते हैं यार। नोट 2000 की नोट में चिप निकाल लिया उन्होंने, मतलब वो कुछ भी, मतलब आड़े कट जो चल रहा है मन में धड़ाधड़ बस मारो मुंह में। मतलब किसी ने मेरे को कान में कोई बात की और मैंने फट देके मुंह से बोल लिया, अरे सोच तो ले भाई, उस ऑथेंटिकेशन तो कर ले उस बात का। बस एक्सपर्ट बने बैठे हैं और कोई सस्ते से 2 कौड़ी के एक्सपर्ट ला ला कर और अपने काम कर रहे हैं। तो ये देखो, या तो पेमेंट कम देते हैं या ऐसे ही उनको है, जो भी है देखो उनका पर्सनल मामला है। अपन तो यहाँ पे बात करते हैं बजट की 2023 की, ठीक है। ये फालतू 3 मिनट खराब करते हैं उनकी बातों को लेकर, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बजट 2023 की बात करते हैं। कुछ की अमेंडमेंट्स की बात करूंगा मैं यहाँ पर, और कुछ ऐसी बातें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। आपको पता चला किस किस सेक्शन में क्या क्या बदलाव आया है। और अगर कोई ऐसे ही देख रहा है वीडियो को तो उसके लिए ये रहेगा कि भाई सैलरी पर्सन है तो आप लोगों के लिए क्या नया कुछ आया है और क्या चेंजेस है। और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अराउंड कोई 17-18 अमेंडमेंट्स लेकर आया हूँ। उस अमेंडमेंट्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा 17-18 पॉइंट, अमेंडमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं आपको यहाँ पे आज डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बजट 2023 डायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड बात करूंगा, ये मैंने आपको सर्वप्रथम शुरू में बता दिया। यानी मैं बात जो भी करूंगा वो किसके रिलेटेड करूंगा? डायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड। चलो, तो डायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड अपन बात करेंगे सारी बातें। दूसरी बात, कुछ की अमेंडमेंट्स है, उनकी अमेंडमेंट्स की बात करूंगा। अब ये मत सोच लेना पूरा 2023 बजट में आपको यहाँ बता दूंगा। निर्मला सीतारमण ने 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बोली है बेचारी, तो उनका सुन लेना, ठीक है। की अमेंडमेंट्स की बात करूंगा, जो की अमेंडमेंट आपको समझने लायक है उसकी बात अपन आज करेंगे आज की क्लास में। दूसरी 45 जो उन्होंने डाटा दिए हैं, जो बजट में डाटा दिए, वो बजट को लेकर आया हूँ, डाटा ही लेकर आया हूँ मैं, वो डाटा को सिर्फ बता रहा हूँ आपको। उनका कहना है, जैसे सरकार का कहना है, मोदी सरकार का, आई थिंक ये लास्ट बजट है, 2024 से चुनाव है 2024 में, और इसके ये उससे पहले का बजट है, ठीक है।
तो 45% उनका कहना है कि भाई हमने जो टैक्स पेयर के जो पोर्टल है उस पर जो प्रोसेस होता है रिटर्न, जैसे आईटीआर फाइल करते हो आप, आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को प्रोसेस करता है, यानी उसको चेक वेक करता है, सही है तो ओके, कुछ कमी पेशी है तो मंगवा लेता है, या कहीं शक वक होता है तो वो उसको भाई नोटिस वोटिस दे देता है। तो बोले हमारा 45% रिटर्न है ना जो प्रोसेस्ड हुआ है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर ही, मतलब 24 घंटे के अंदर 45% तक रिटर्न हमने कर लिया। इतनी हमारी शक्ति है, इतने हमारे पास एम्प्लॉइज है और इतनी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फास्ट काम करता है। ये कुछ अपनी उपलब्धियां किनारे बहुत गिनाई उन्होंने, तो गैस वैस ये वो फलाना फलाना अपने काम का नहीं है, अपने जो इनकम टैक्स की चीजें वो लेकर आया हूं मैं। दूसरी बात, एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड ये बताते हैं कि भाई एक रिटर्न को जैसे आपने फाइल किया उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करता है, तो बोले एवरेज जो प्रोसेसिंग टाइम है जो पहले हमारा 93 डेज था, यानी जितने भी रिटर्न भरे गए भारत देश के अंदर उसका जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम था जो 93 यानी 3 महीने करीबन में हम सारे रिटर्न प्रोसेस कर लेते, उसको हमने इतना फास्ट कर लिया कि हम 16 दिन के अंदर ही सारे कर लेते हैं। जो 8 सालों में 93 का एवरेज निकला था उसको हमने 16 दिन पे लिया है। ये ऐसा कुछ लाया नहीं है, ये क्या किया इन्होंने, ये 24 घंटे में 45% हो गए ना, इन्होंने यहीं से एवरेज निकाल लिया कि जब 45% ऐसा हो गया तो अपन इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है कि 16 दिनों में हमने जो 93 डेज थे जो एवरेज थे 8 सालों का उसको हमने घटा के 16 दिन कर दिए, ठीक है। थोड़ी लाइटिंग की इशू है मेरी तो देख लेना, लाइट चली गई है तो मैं उस पर इन्वर्टर पे चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। चलो प्रोसेस्ड, तो ये थोड़ा इसमें टेक्निकली मत जाना कि भाई सर तो आप थोड़े काले दिख रहे हो, मैं ऐसे बड़ा गोरा हूं। चलो प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न इन दिस ईयर, इस साल इन्होंने बोला हमने 6.5 करोड़ रिटर्न से भी ज्यादा हमने क्या कर दिए, प्रोसेस्ड कर दिए। कोई 12-13 करोड़ है उसमें 6.5 हमने कर लिए, प्रोसेस कर दिए, बहुत फास्ट है। फिजिकल डेफिसिट इन्होंने बताया 22-23 का कि भाई 6.4% है हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो हमारा नुकसान है भाई, यानी डेफिसिट क्या होता है भाई, आपका जो पैसा आ रहा है वो आपका खर्चा ज्यादा हो गया, वो तो बड़ा ऑब्वियस बात है, पैसा तो कम ही आता है, खर्चा ज्यादा ही होता है। तो बोले ये जो हमारा है उसका डिफरेंस 6.4% कुछ समथिंग है, ये डेफिसिट का हमारा परसेंटेज है। और 2022-23 का ये है, और 23-24 का जो अनुमानित यानी बजटेड निकालते हैं, जो अनुमानित बजटेड निकालते हैं, बजट पहले बनाते थे, 23-24 का क्या रहेगा। तो इनका मानना है कि 23-24 का, बट ऑब्वियसली बात है इनका मानना कम ही होगा कि भाई हम कम ही लाएंगे, 5.9% रहेगा। और इन्होंने एक अपना टारगेट भी सेट कर रखा है कि भाई 2025-26 तक हम इसको, ये जो 6.4 है जो आगे से आगे अगले साल हम इसको 5.9 ले जाएंगे। और काफी हद तक इसमें सुधार भी आया है, काफी वर्ल्ड की रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बोल रहे 25-26 में जाकर हम इसको कितना ले जाएंगे, 4.5% डेफिसिट करने का हमारा टारगेट है, 25-26 के अंदर जाके टारगेट है। सरकार आएगी, देखो होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दूसरी सरकार करेगी। चलो, और इन्होंने बोला इसी बजट में, निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 100 हमने जॉइंट कमिश्नर को भी डिप्लॉयड किया है, यानी लगाया है, ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट निकाली है ताकि ये जो केस पेंडिंग्स है इनको जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए, यानी ज्यादा हमने मैन पावर लगाई है और 100 जॉइंट कमिश्नर भी हमने लगाए हैं। ये सारी बातें जो फर्जी बातें हैं सारी ये उन्होंने करी है, ठीक है। अपन डायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड बातें करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेशन के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी बात करते हुए चलते हैं। चलो, सबसे पहले जब आपको न्यू टैक्स रिजिम यानी न्यू टैक्स स्लैब रेट को समझना है तो आपको ओल्ड टैक्स रेट को समझना पड़ेगा। तो ओल्ड टैक्स रेट सिंपल सी बात है, लगभग आप सभी को पता ही है, बता ही देता हूं कि भाई क्या था कि 2.5 लाख रुपए तक क्या था, नील था। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स रेट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और 2.5 लाख से कितनी, 5 लाख तक, कितनी, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो आदमी की टोटल इनकम होती है, उस 2.5 से 5 लाख की टोटल इनकम के अंदर उन्होंने बोल दिया भाई इसके ऊपर हम कितना लगाते थे, 5% टैक्स रेट रखती थी, ये स्लैब रेट थी। और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ये हमारी 20% थी। और उसके ऊपर अगर अबाउ 10 लाख से हो जाएगी तो ये हमारी टैक्स रेट कितनी थी, स्लैब रेट की थी 30% टैक्स रेट लगती थी। ये ओल्ड रिजिम थी, ठीक है, ओल्ड टैक्स सिस्टम था। अभी जो नया आया है, जो नया टैक्स सिस्टम है उसको मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं कि भाई जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था ये था हमारा डिफॉल्ट, क्या बोलते थे इसको, डिफॉल्ट टैक्स रेट सिस्टम। यानी अभी जो पिछले साल ही था, 2 तरीके के टैक्स रेट सिस्टम चलते थे, 2 तरीके रेट्स स्लैब रेट सिस्टम चलते थे। एक तो ये ओल्ड वाला जो ये अभी आपके सामने है, एक पिछले साल कुछ नया लाए थे। ये बोला था भाई जो सैलरी एम्प्लॉय है उनके पास एक ऑप्शन और है कि वो चाहे तो ये ओल्ड वाला चाहे तो ये तो डिफॉल्ट है ही है, यानी डिफॉल्ट सेटिंग है, ये तुम फोन चालू करोगे डिफॉल्ट सेटिंग है ही है, यानी आप ऑप्शन नहीं करोगे तो ये तो आपको पे करना ही है। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको रिटर्न बनने से पहले एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक और आपके लिए नई सिस्टम लाया, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए लाया कि भाई आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ है उनके लिए, मतलब ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय इसका फायदा उठाते थे, है तो सबके लिए, कि आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि भाई आपके जो 2.5 लाख है वहां तक तो नील है, जो है आपका भी नियम है। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं, इस साल की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक।
2.5 लाख के जो नियम तो है ये 2.5 लाख तक एग्जाम तो है ये, और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम है, उस पर हम आप 5% दो। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक आप कितना दो? 10% दो। 7.5 से लेकर 10 लाख तक आप कितना दो? 15% दो। यानी स्लैब बना दिया भाई, एक एवरेज बना दिया, स्लैब बना दिया, इसी स्लैब रेट में आपको काम करना है। 10 से लेकर आप 12.5 तक कितना दो? आप दे दो 20% दे दो। 12.5 से आप लेकर 15 तक आप कितना दे दो? 25% दे दो। और अगर अबाउ 15 लाख रुपए है, अबाउ 15 लाख है तो 30% स्लैब रेट। अब यहाँ पे अबाउ 10 लाख पे 30% थी, तो इन्होंने तोड़ा और बोला अबाउ 15 लाख है तो आपकी कितनी हो जाएगी? 30%। ये किसको बोला? ये उन लोगों को बोला कि भाई आप चाहो तो ये भी स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। ये कौन सी सेक्शन में बोला था? ये सेक्शन 115 BAC जो पिछली बार लाई गई थी उसमें बोला, और इंडिविजुअल और HUF को ही इसका फायदा दिया था। किसको दिया था? इंडिविजुअल और HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल्स को ही इसका दिया था लाभ, क्या आप इसको ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो। तो अब आपको ये पे करने की जरूरत नहीं, आप इसमें आ सकते हो। वही बात कि इसमें आओगे तो डिडक्शन और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे आपको, जो ATC के और कुछ कुछ मिलेंगे, बाकी सारे आपको नहीं मिलेंगे। वो नुकसान भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपकी स्लैब रेट हमने टैक्स सिस्टम थोड़ा आपका सुधारा कर दिया और अच्छा हो गया आपका, राइट। ये बात करी थी पिछली बार, अभी तक ये सिस्टम चल रहा था आपके। अब जो न्यू टैक्स रेट सिस्टम है, मेरी बात को ध्यान रखना, ये डिफॉल्ट मैंने इसलिए लिखा कि ये डिफॉल्ट था। अगर कोई बंदा इसमें नहीं जाना चाहता है, इसके बारे में उसको पता ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, उसको ये ही टैक्स रेट पे करनी थी। यानी 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 8 लाख 10 लाख तक 20% और 10 से ऊपर 30, राइट। ठीक है, अब जो पहला अमेंडमेंट है वो न्यू टैक्स स्लैब रेट लाई है। न्यू टैक्स स्लैब रेट में क्या बोलता है? उसमें बोल दिया कि भैया देखो, सिंपल सा सिस्टम आपके लिए करते हैं। क्या सिस्टम था उसी को बता देते। अब हम कर लेते हैं अप टू 3 लाख। कितना? अप टू 3 लाख क्या है? नील, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है भैया। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक आपको कितना देना है? 5% देना है। 6 लाख से 9 लाख तक आपको कितना देना है? आपको 10% देना है। 9 लाख से 12 लाख तक आपको कितना देना है भैया? 15% देना है। 12 लाख से 15 लाख तक आपको कितना देना है? आपको 20% देना है। और अबाउ 15 लाख हो गए आपके, अगर आपकी टोटल इनकम अगर अबाउ 15 लाख है तो 30% दे दो। थोड़ी सिंपल कर दी भाई। इसमें देखो कितनी चीजें डाली थी, 1 2 3 4 5 6 लाइन डाली थी, इसमें सिंपल सा कर दिया। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील है। 2.5 का 3 किया है, एक्चुअल में 2.5 का 3 किया है। जो 7 लाख कह रहे हैं ना, वो ATC A की वजह से मिल जाता है, लेकिन उनको मिलेगा जिनका 15,50,000 से नीचे हो, यानी 15 लाख से नीचे उनको फायदा मिलेगा। जैसे ऊपर गए, यानी 5 लाख तक जिनकी इनकम होगी ना, उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। जैसे ऊपर गए उनका काम खत्म और वो सीधा इस स्लैब रेट में आ जाएगा। यानी उनको एक्चुअल में उनकी लिमिट कितनी होगी? 3 लाख रुपए ही होगी। तो अप टू 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख तक 5% है। 6 से 9 तक आपका 10% है। और 9 से 12 तक आपका वही 15, 20 और 30। अब इसको इन्होंने क्या बोला? स्पेशली मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये तो आपने हर जगह देखा भी होगा, समझा भी होगा, डिफॉल्ट बोल दिया इन्होंने। बोला ये जो है ना, इसको हम डिफॉल्ट घोषित कर रहे हैं। मतलब अभी आपके पास समय है कि आप चाहो तो ओल्ड स्कीम में जा सकते हो। ओल्ड स्कीम कौन सी? 2.5 लाख और ये सब। लेकिन अगर जो ओल्ड स्कीम में नहीं जाना चाह रहा है वो क्या करेगा? यानी अगर बाय डिफॉल्टली अगर उसको नहीं पता कि भाई ये नई टैक्स रेट सिस्टम आई है, ये मुझे अप्लाई करनी है नहीं करनी, ऑप्शन लेना है नहीं लेना, तो क्या होगा? तो क्या पिछली बार वाले में सिस्टम था कि अगर नहीं करते हो नई वाली तो पुरानी वाली आपके लगेगी। इस बार इन्होंने बोला अगर पुरानी वाली नहीं करते हो, नई वाली तो आपकी क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग में हमने डाल दी है इनकम टैक्स में। दैट मीन्स आपको यही फॉलो करनी है। और स्पेशली कोई चाहे तो ओल्ड कर सकता है, 2.5 लाख वाली कर सकता है, वो आपकी इच्छा। यानी आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा पुरानी, ना कि नई वाली। यानी ये धीरे धीरे क्या करेंगे? इसी को मेन रेट बढ़ा देंगे और पुरानी वाली को धीरे धीरे खत्म कर देंगे, हटा देंगे। समझ रहे एक बात? जो मेन पॉइंट है समझने लायक बच्चे, ध्यान रखना। दूसरी बात, इस नए सिस्टम में नोट, इसकी जो सेक्शन है न्यू सिस्टम की, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 115 BAC 1A। ठीक है, ये नई सेक्शन एंटर की, BAC 1A। BAC पहले से थी, उसमें 1A सब सेक्शन ऐड की और ये नई स्लैब रेट इन्होंने डालती इस बजट के अंदर। ठीक है, उसके बाद नोट करके सेम बात, कोई डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे आपको इस रेट के अंदर। कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ मिलेंगे। कौन से मिलेंगे उसकी बात कर लेते अपन। उन्होंने बोला कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वाले डिडक्शन आपको मिलेंगे। कौन से? कि भाई एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है वो हम आपको देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको जो पेंशन है, जो फैमिली पेंशन वाले डिडक्शन होते हैं ना, जो फैमिली पेंशन वाले लोगों को डिडक्शन मिलती है वो मिलेगी आपको। और नंबर 3,
80CCH ये सेक्शन नया अमेंडमेंट जो आगे जाके मैं बताऊंगा, 80CCH जो नया अमेंडमेंट डाला है, नई सेक्शन इंसर्ट की है, ये उन अग्निवीर वालों के लिए की है। किसके लिए की है? अग्निवीर, जो हंगामा हुआ था ना अग्निवीर जो है, तो अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया, और अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जो पैसा डालता है उन लोगों को भी इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन आपका एलिजिबल है इस स्कीम में अप्लाई करने के बाद भी। यानी ये स्कीम में आपको एक तो फैमिली पेंशन वाली डिडक्शन मिलेगी, एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और एक आपको अग्निवीर वाली डिडक्शन भी मिलेगी, राइट। तो सर वो 80C वाली और वो सारी डिडक्शन कहाँ गई? वो ओल्ड में है, अगर ओल्ड लेनी है तो ओल्ड ऑप्ट कर लो, आपको ओल्ड में मिल जाएगी, नए वाले में नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। चलो, अब कुछ छोटी छोटी सेक्शनें हैं जिसको और चेंज किया गया। अमेंडमेंट 2, दूसरा अमेंडमेंट किया इन्होंने, जो रिबेट थी 87A के अंदर, उस रिबेट को इन्होंने, जो पहले कितनी थी रिबेट, पहले 87A के अंदर रिबेट थी कि 100% आपको क्या मिलेगा, 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगा अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 100% जितना भी टैक्स बन रहा है आपका, वो पूरे का पूरा रिबेट मिल जाएगा। ये लैंग्वेज थी पिछली बार की, इन्होंने चेंज करके इसमें कुछ नहीं कहा, इसने बोल दिया 100% रिबेट हम इस बार भी देंगे आपको अप टू 7 लाख। इन्होंने बस यहां 7 लाख लिख दिया और यहां 7 लाख, यानी जिसकी इनकम 7 लाख से नीचे होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की 6,99,900 है, और यहां तक उसका जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स पूरा का पूरा 100% हम क्या करेंगे, 87A के तहत उसको क्या देंगे, रिबेट दे देंगे। यानी आपको कोई 1 रुपया भरने की जरूरत, टैक्स तो बन रहा है आपका लेकिन भरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई बेचारा 7,02,000 हो गया किसी का, वो मर गया, वो मर गया, क्योंकि 7 लाख के अप टू तो 100% है, यानी यहां तक होगा तो 100%। तो अच्छा सर 7 लाख तक होगा तो 87A का उसके तो नीचे मिलेगा नहीं, उसके नीचे नहीं मिलेगा। अब आप ऊपर वाली स्लैब रेट में चले गए, यानी अब आपको शुरू से, अब आपकी लिमिट होगी 3 लाख। 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 9 लाख, सॉरी 3 से 6 लाख, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे। ठीक है, वो मूवी का शो हो गया रे, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। ठीक है, तो ये वाली सिस्टम कर दिया, समझे मेरी बात? तो रिबेट हो गई है जो 7 लाख कर दिया उसको। नेक्स्ट अमेंडमेंट 3 क्या बोलता है, अग्निपथ, जो अग्निपथ है, अग्निपथ स्कीम है 2022, ठीक है, अग्निपथ अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम 2022 जो 1 नवंबर 2022 से लागू कर दी गई थी देश के अंदर। उसके अंदर जो सेना में जाना चाहता है वो 4 साल की अपनी सेवा दे, फिर 4 साल के बाद उसको एक क्या बोलते हैं, उसका फंड इकट्ठा होगा, उसको फंड इकट्ठा होने के बाद उसको क्या मिलेगा, अग्निवीर, हाँ ये रहा। तो उसको फंड इकट्ठा होने के बाद उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा सेवा निधि। क्या नाम बोला इन्होंने बोला सेवा निधि मिलेगी। अखबार में पढ़ा था ना, उसमें बहुत हंगामा चला था। तो ये हुआ था 1 नवंबर 2022 को हुआ था, अग्निवीर जाएगा। अग्निवीर को क्या होता था, जब अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवा, 4 इयर्स की अपनी सेवा दे देगा, जब वो घर पे आएगा तो उसको एक पैसा, एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा जिसको बोला जाता है सेवा निधि। क्या नाम दिया इन्होंने, सेवा निधि। एग्जैक्ट बजट में यही लैंग्वेज है, सेवा निधि। ठीक है, अच्छा ये सेवा निधि देंगे किस में से, तो ये सेवा निधि देंगे हम किस में से, अग्निवीर कॉर्पस फंड से। हम किससे देंगे, अग्निवीर कॉर्पस फंड में। अच्छा इसके अंदर पैसा कहां से आएगा, तो इसके अंदर पैसा बोलता है कि जब वो 4 साल नौकरी करेगा बंदा, वो बंदा 4 साल नौकरी करेगा तो हर महीने उसको सैलरी मिलेगी। तो इन्होंने बोला हर महीने जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी में से उसका अराउंड 30% सैलरी का, जो अगर उसकी सैलरी 50,000 है, 50,000 है, तो 15,000 रुपये काटेंगे हम उसका, अराउंड 30% हम उसका काट के इसके अंदर जमा करवाएंगे 4 साल तक। जितना उसका काटेंगे उतना ही हम अपना तरफ से भी जमा करवाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जमा करवाएगा, उतना का उतना अमाउंट जमा करवाएगा कंट्रीब्यूशन। यानी पढ़ा था ना अपना पीएफ में पढ़ते हैं ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो सेम ही जैसे पेंशन फंड में भी अपना पढ़ा था, एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देती है, 80CC G1A और इस तरीके से पढ़ा था अपने। ठीक है, यहां पे बोलता है कि 30% तो उसका काट के जमा करवाएंगे, जितना उसका जमा करवाएंगे उतना उतना हम भी अपना जमा करवाएंगे, हम भी अपना जमा करवाएंगे किसमें, अग्निवीर कॉर्पस फंड में। और बोला कि जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है जिसमें हम जमा करवा रहे हैं, इसकी हम देंगे डिडक्शन, जो उसका 30% काट रहे हैं ना, इसका हम डिडक्शन देंगे। और डिडक्शन की एक नई सेक्शन बना दी, 80CCH। क्या बना दी, 80CCH सेक्शन बना दी डिडक्शन की, और बोला इसकी डिडक्शन की हम आपको क्या देंगे, छूट देंगे, डिडक्शन देंगे, जितना आपका 30% काटा, क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन का क्या होगा भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तो 30% दिया है, और एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो चीजें मिलेगी वो सब सैलरी हेड के अंदर क्या होती है, टैक्सेबल। सैलरी की डेफिनेशन पड़ी थी, सैलरी की डेफिनेशन सेक्शन 17(1) के अंदर, किसमें 17(1) के अंदर बोलता है एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी दिया एम्प्लॉय को तो सारा टैक्सेबल होगा, चाहे परक्यूजिट चाहे बेनिफिट कुछ भी दिया हो सारा टैक्सेबल होगा। तो बोला उसी के तहत
उसको भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, 71 के अंदर भी अमेंडमेंट किया और उसके अंदर एक लाइन और जोड़ दी कि एनीथिंग रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन द नेम ऑफ अग्निपथ कॉर्पस फंड, तो वो भी उसकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। यानी एक बार तो उसकी सैलरी में ये ऐड कर लो, जो ये 30% अपनी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है उसको ऐड कर लो, और फिर वापस क्या करो, जब ये 30% ये तो उसकी सैलरी मानी जाएगी और 30% जो तुम्हारा काट के जमा कराएंगे इसकी हम डिडक्शन दे देंगे सेक्शन 80 CC H के अंदर, राइट। अच्छा, जब वो घर पे आएगा 4 साल बाद, जब फूलों हारों की माला से उसकी स्वागत करेंगे, उसके घर वाले पैसे लेके आएगा, तब इनकम टैक्स का TDS मतलब पैसा लेकर आएगा तब उसकी इनकम मानी जाएगी, तब क्या टैक्स नहीं काटेगा? तो बोला ठीक है, एक सेक्शन और करते हैं हम। सेक्शन 10 के अंदर एक क्लॉज और डाल दिया इन्होंने। कौन सा क्लॉज था भाई? सेक्शन 10 के अंदर 12C के अंदर और नई सेक्शन इंसर्ट कर दी, नया क्लॉज ऐड कर दिया और बोला अग्निवीर जब पैसा लेकर घर आएगा तो उस सपूत को टैक्स फ्री कर देंगे और हम यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं, कितना भी लावे वो उसको पूरा पूरा हम क्या देंगे, टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे। अभी मेरी बातें बड़ी ऐसी लग रही होगी, सर क्या है ये अंदर अंदर कर रहे हो? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CA का स्टूडेंट हो, चाहे CS का स्टूडेंट हो, चाहे CWA का हो, चाहे CMA का हो, चाहे कहीं का स्टूडेंट हो, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो ये जो भी पढ़ोगे आप आगे, तो अभी समझ लो, आगे जाके समझ में आ जाएगी। सारे टीचर आपको यही पढ़ाने वाले, सारे के सारे टीचर आपको यही बातें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अमेंडमेंट 4, चौथा अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने? अमेंडमेंट किया, सरचार्ज में एक अमेंडमेंट कर दिया। सरचार्ज में निर्मला सीतारमण चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भैया सबसे ज्यादा टैक्स रेट जो हमारी हाईएस्ट टैक्स रेट जो इंडियन टैक्स रेट सिस्टम है उसमें सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट जो थी वो कितनी थी? वो थी 42 पॉइंट समथिंग थी, 42.7, यानी सारा है सबसे हाईएस्ट जो अपन मिला लेना सरचार्ज जोड़ के हाईएस्ट रेट, तो मैक्सिमम मार्जिन रेट जो बोलती है अपन, तो वो 42.7 थी और अब हम उसको घटा के 39% कर देते हैं। कैसे किया 39%? इन्होंने बोला बाकी कुछ ही नहीं, जो है जो सरचार्ज है जो रहेंगी, सरचार्ज पता है ना आपको, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है तो कितना 15% चार्ज है, ये है ना। ये वो जिसमें डिविडेंड का पैसा इंक्लूड नहीं हो, ऐसी इनकम जिसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं हो, या सेक्शन 112 या 112A या 11A ये सब इंक्लूड ना हो, बस इनकम। अगर ये इंक्लूड है, ये सॉरी इंक्लूड है तो उनके लिए ये है, और एक्सक्लूड है अगर ये इनकम एक्सक्लूडेड है और फिर अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है, 2 करोड़ से ऊपर होती है, तो हम रेट कितनी करेंगे? 25% करेंगे। और अगर वो ही कितनी 5 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ और 5 करोड़ तक रहेंगे तो 25% करेंगे, और 5 करोड़ से ऊपर होंगे तो हम 37% करेंगे। तो इस 37% को इन्होंने घटा के कितना कर दिया? 25% कर दिया है। यानी हाईएस्ट रेट कर दी सरचार्ज की 25%, पहले 37 था उसको घटा के 25% कर दिया, जिससे ओवरऑल इफेक्टिव टैक्स सिस्टम जो 42.7 था वो घट के कितना हो गया? 39% हो गया। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं? सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, समस्या होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। ये सरचार्ज का अमेंडमेंट है, एक एक अमेंडमेंट आपको बता रहा हूं। अच्छा, सैलरी पर्सन वालों के लिए क्या फायदा हुआ भैया? सैलरी पर्सन वालों को कुछ फायदे हुए हैं, जैसे कि उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरी पर्सन वालों का, वो पहले कुछ 40,000 था, कुछ समथिंग था, उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया? 52,500 कर दिया। कितना कर दिया? 52,500 कर दिया। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जो लीव एनकेसमेंट था, क्या था? लीव एनकेसमेंट था, आवाज तो ऑडिबल है ना? ठीक है। जो लीव एनकेसमेंट था सैलरी वालों का, लीव एनकेसमेंट जिसकी एक लिमिट थी, आपको पता हो लीव एनकेसमेंट बढ़ते थे 3 लाख की एक लिमिट थी लीव एनकेसमेंट की, उसको बढ़ा के इन्होंने 25 लाख कर दी। कितनी कर दी? 25 लाख रुपए सीधी कर दी। ये 2 अमेंडमेंट किया सैलरी वालों को। एक तो उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया, 52,500 कर दिया। लेकिन 52,500 किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 15,05,000 से 50,000, 15,50,000, 15.5 लाख से नीचे जिसकी सैलरी है या वहां तक जिसकी सैलरी है, उनको हम कितना देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने बढ़ा दिया, उनका 52,500 कर दिया। ये 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट किसके लिए? सैलरीड पर्सन के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको पता हो तो एक सेक्शन होती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 115BAD, उसके अंदर एक अलग से सिस्टम दिया था, कंसेशनल टैक्स रेट का सिस्टम था कि भाई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 22% की कंसेशनल टैक्स रेट के ऊपर अपना टैक्स पे कर सकता है अगर ये सेक्शन 115BAD का ऑप्शन वो चूज करता है तो, ठीक है। अगर वो चूज करता है तो वो दे सकता है। ये किसके लिए था? उसके ऊपर प्लस ये 22% प्लस 10% सरचार्ज भी था, ये भी याद रखना। ये दोनों में छूट थी कि भाई 10% सरचार्ज ही लगेगा आपके ऊपर और 22% आप टैक्स रेट कंसेशनल, ऐसे 30% जाती है, बाकी आप 22% ही दे दोगे तो हम मान लेंगे आपको। कुछ उसकी कंडीशन थी सेक्शन 115BAD की, ठीक है। बस उसी के तहत एक और सेक्शन लॉन्च कर दी इन्होंने, 115BA, डी के बाद आता है ई, और बोल दिया अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी
अपना बिजनेस या अपना बिजनेस सेटअप करता है कब, ऑन या और आफ्टर 1/4/2023, यानी जो भी अप्रैल आ रहा है अप्रैल के बाद सेटअप करता है, और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। किसका काम करता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का काम करता है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐसा बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव का काम करता है, और 1/4/2023 के बाद क्या करता है, सेटअप करता है, और अपना बिजनेस जो कमेंस, भाई सेटअप करने में और कमेंस करने में समय लगता है ना, फैक्ट्री वैक्ट्री बनाएगा करेगा आगे करेगा, अगर वो कमेंसमेंट सेटअप कमेंसमेंट अगर वो कब करता है, वो कब करता है, ऑन और बिफोर, यानी ऑन और बिफोर 31/3/2024 से पहले, यानी एक साल के अंदर सेटअप और कमेंसमेंट कर लेता है, तो हम आपको एक और अच्छा ऑप्शन देते हैं। अगर इस सेक्शन का ऑप्शन करोगे आप, तो आपको टैक्स रेट कितनी देनी पड़ेगी, 15% ही देनी पड़ेगी। देखो 30 से 22 पे है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपको सिर्फ 15% ही देनी पड़ेगी, प्लस सरचार्ज वाला तो है ही है, कितना, 10%। ये एक अमेंडमेंट और डाला कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, याद रखना मेरी बात। अमेंडमेंट नंबर 7, सेक्शन 43B, याद है कुछ, बिजनेस बीपीवी हेड की है सेक्शन 43B के कुछ डिडक्शन हमेशा एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही मिलेंगे। कुछ कुछ डिडक्शन एक्चुअल बेसिस पेमेंट पे ही मिलेंगे। कोई 7-8 थे, जैसे कि टैक्स हो गया, ये हो गया, फिर रेलवे का अगर कोई एसेट्स यूज करते हो तो वहां पे भी हो गया, एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देते हो तो वहां पे हो गया। इस तरीके से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पेमेंट, इंटरेस्ट ब्याज का पेमेंट करते हो तो ये सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही होगा। तो उसमें बोला कि जो 6-7 है उसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लो, एक पॉइंट और ऐड कर लो, और बोल दिया कि एनी सम पेबल, यानी कोई भी सम अगर आप देते हो, किसको देते हो, एनी सम पेबल बाय द असेसी, अगर असेसी कोई सम देता है, किसको देता है, टू अ माइक्रो, छोटा, स्मॉल थोड़ा उससे बड़ा, एंड मीडियम एकदम मीडियम एंटरप्राइजेस को, किसको, एंटरप्राइजेस को। अगर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कोई पेमेंट आप दे रहे हो तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही आपका क्या हो जाएगा, आपका खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, एक्रूवल बेसिस पे नहीं होगा, एक्रूवल बेसिस पे नहीं होगा। समझना मेरी बात, ठीक है। एक सेक्शन है सेक्शन 15, सेक्शन 15 किसकी है, सेक्शन 50 MSMED एक्ट 2006, ये एक्ट है, यानी वही माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जो है 2006 का। उसके अंदर सेक्शन 15 के अंदर बोलता है कि कोई भी जो छोटे लघु उद्योगपति होते हैं, जो स्मॉल उद्योगपति होते हैं, वो अगर किसी के साथ एग्रीमेंट यानी किसी के साथ देने लेने का कोई उनका ताल्लुकात हो तो उनका पेमेंट आप नहीं रोक सकते। अगर स्पेशल एग्रीमेंट है, आपके रिटन एग्रीमेंट है, तो 45 दिन से ज्यादा आप नहीं रोक सकते, अगर नहीं है तो 15 दिन से ज्यादा उसका पेमेंट नहीं रोक सकते, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा उसको। और बोला कि ये जो भी एक्ट जो भी कहता है, आप तो ये समझो 43B ये बोलता है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा पेमेंट। अगर आप स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम अगर एंटरप्राइजेस है और उसको आपने पेमेंट किया तो पेमेंट करोगे तभी खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 7-8 थे, उसके अंदर एक और जुड़ गया, एक अमेंडमेंट और कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 8, सेक्शन 194N, ये क्या है भैया 194N, 194N लाया है भाई, किसके लिए लाया, 194N लाया है अपने एक नई एन 194 किसकी है भाई, टीडीएस की सेक्शन से, ये तो आपको पता चल ही रहा है। टीडीएस की सेक्शन 194N लाया है कि भाई जो बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपको पता है 194N किसके लिए था, कि जो भी बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो क्या काम करता है, जिनका बिजनेस किसका, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग का बिजनेस है इनका, यानी वो किसी को कैश क्या नहीं दे सकते, कैश 1 करोड़ से ज्यादा किसी को कैश में अमाउंट पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसे बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एंगेज्ड हो बैंकिंग बिजनेस के अंदर, वो किसी को कैश कितना नहीं दे सकते, 1 करोड़ से ज्यादा कैश का लेन देन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी किसी को अगर दे रहे, जैसे कोई लोन लेने आया, कुछ भी आया, तो अकाउंट पे देना, आपको कैश 1 करोड़ से ज्यादा आप नहीं दे सकते। अगर देते हो, मेरी बात नहीं दे सकते कहने मतलब अगर आप देते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस कितना काटना पड़ेगा, 2% टीडीएस काट के उसको देना पड़ेगा, राइट। अब ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, ये जो 1 करोड़ की लिमिट है, इन्होंने इस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया, बस ये चेंज किया इन्होंने। मतलब 2 करोड़ से ज्यादा अगर कोई पेमेंट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 3 करोड़, 2 करोड़ नहीं, सॉरी 3 करोड़ कर दी इसकी लिमिट। और 3 करोड़ से ज्यादा अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, रिसिपिएंट को आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काट के जमा कराना पड़ेगा। टीडीएस वही सेम रेट ही रखी इन्होंने, 2% रेट रखी, 194N, ठीक है, 194N।
अब इस सेक्शन के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं मैं, जैसे कि भाई नॉन टैक्स फाइलर है तो उसकी 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख से अगर 1 करोड़ तक होगी तो उसकी कितनी है, 2% है, 1 करोड़ से ऊपर होगा तो उसको 5%। लेकिन अब इतना समय नहीं है अपने पास, बजट की बात करें, मैं पढ़ाने वाली मेरी क्लासेज अलग है, उसमें आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास समय इतना है कि मैं सिर्फ अमेंडमेंट की बात करूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर आप लोग बोलोगे इतनी बड़ी वीडियो। चलो, अमेंडमेंट नंबर 9 क्या बोलता है, सेक्शन 269 और 269T, ये दो सेक्शन है, छोटी छोटी बातें बता देता हूं मैं इनके बारे में। 269SS किसके लिए है, 269SS है किसके लिए, कि भाई लोन वोन होता है ना, जो लोन हो गया या फिर डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, अगर लोन और डिपॉजिट अगर कोई लेता है तो आप, अगर आपसे कोई लेता है लोन और डिपॉजिट, तो वो याद रखना 269SS में बोला हुआ है कि भाई 20,000 से ज्यादा, 20,000 या उससे ज्यादा कैश में नहीं ले सकता। ये सेक्शन 269SS, इससे ज्यादा लेता है तो भाई इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और 269T जो इसकी बैन है, वो बोलते हैं कि ये लोन और डिपॉजिट्स वो जब रीपेड करेगा, जब रीपेड करेगा तो वो कैश में नहीं कर सकता, 20,000 तक हो तो कैश में कर लेगा, लेकिन इससे ज्यादा 20,000 से ज्यादा कैश में नहीं कर सकता। इन्होंने इस बजट में इसकी लिमिट बढ़ा दी, इसको 20,000 की जगह कर दिया 2 लाख कर दिया। कितना कर दिया, 2 लाख। क्या ये सबके लिए 2 लाख किया, नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए किया जो इसके पास डिपार्टमेंट के पास गए और उन्होंने बोला माई बाप, उन्होंने रिक्वेस्ट की। किसने रिक्वेस्ट की, सबसे ज्यादा कहा किसको तकलीफ आती है कैश में नहीं लेने की, वो आती है आपके प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है ना, ये PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, और एक है PCARD। ये कौन है, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। ये बोलती है भाई, इन्होंने बोला कि भाई हमारा तकलीफ होती है, हमारे पास ऐसे ये किसान लोग और इस तरह की प्रवृत्ति के लोग आते हैं, ये क्या जैसे 50,000 फसल के आए तो 50,000 रुपये जमा करवा दिए, अब ये कैश में करता है, आप बोलो इनका TDS काटो या सॉरी इनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, ये तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल सा खेल है, इनके ऊपर पेनल्टी कैसे लगाए, इनका धंधा ही कैश का है, सब बेचारे क्या करें। और थोड़े पढ़े लिखे कम ही होते हैं तो उन लोगों के लिए खाता करवाना, ये करवाना, अभी तक हर जगह ये पहुंचा नहीं है, तो क्या करते, इन्होंने रिक्वेस्ट की और तब इस बार अमेंडमेंट किया कि 269SS और 269T के अंदर जो नियम है वो इन दोनों लोगों के लिए, किसके लिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इन लोगों के लिए नियम कर दिया, आप लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए की लिमिट हो गई है। ये एक अमेंडमेंट अलग हुआ। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 10, सेक्शन 79। सेक्शन 79 बोलती है कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेटिंग ऑफ लॉसेस। ये सेक्शन, जब सेक्शन 79 आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कैरी फॉरवर्ड और सेटिंग ऑफ लॉसेस बोलती है कि कोई कंपनी जिसका पब्लिक सब्सिडियरी कंपनी ना हो, वो कंपनी जब अपने लॉस और कैरी फॉरवर्ड, अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता है या अपने लॉस को सेट ऑफ करता है, तब एक चीज का ध्यान रखा जाए कि जब लॉस हुआ तब उसकी शेयर होल्डिंग में कोई किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो। मतलब भाई लॉस तो हुआ इस कंपनी में, इसके शेयर होल्डिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 51% शेयर किसी के थे, 51% शेयर किसी के थे, और जब लॉस सेट ऑफ करता है तब शेयर वो उसके जो जिसके 51% थे वो चला जाता है और कोई और ही पार्टनर आ जाता है। तो सेक्शन 79 बोलती है, रोकती है, प्रोहिबिट करती है कि भाई ऐसे कंपनी या ऐसी क्या बोले कंपनी जो अपने कैरी फॉरवर्ड, अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड या सेटिंग ऑफ करती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी शेयर होल्डिंग 51% शेयर होल्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी 51% तो रहनी चाहिए, 49% तक चेंज करो, यानी नीचे नीचे वाले जो भी चेंज कर लो, 51% तक वही शेयर होल्डर होने चाहिए जब लॉस हुआ था, और सेटअप करते समय जब आओ तो शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। तो एक नियम है, लेकिन इस नियम में एक एग्जम्पशन दे रखा है। किसको दे रखा है, किसको दे रखा है, जो क्या हो, स्टार्टअप्स हो। भाई स्टार्टअप्स में होता है ना, भाई स्टार्ट तो किसी ने किया, फिर उसके अंदर आएगा कोई और शेयर होल्डिंग बेचता रहता है, वो तो बोले लॉस हुआ तो आप उसको सेटअप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, हमारा तो स्टार्टअप्स है, हमें तो पैसे की जरूरत होती है। तो जो स्टार्टअप्स है उनके लिए एक नियम है कि भाई आप लोगों को एग्जेम्पशन दे रखा है 7 साल का। कितना दे रखा है, यानी 7 साल तक आपको स्टार्टिंग जहां से शुरू हुआ लॉस हुआ उसके 7 साल तक आप कर सकते हो। शेयर होल्डिंग वाला जो 51% वाला नियम आपको 7 साल तक आपके ऊपर लागू नहीं होगा। इस बार अमेंडमेंट करके उस 7 साल को कितना कर दिया इन्होंने, 10 साल कर दिया। इस बात को ध्यान रखना। अमेंडमेंट क्या किया, उस 7 साल को स्टार्टअप्स को और समय दे दिया और बोल दिया 10 साल आप लॉस कर सकते हो, और सेक्शन 79 जो रोकता है उसको 10 साल तक हम रोकने नहीं देंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 11, सेक्शन 44AD और 44AD है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 44AD है किसके लिए भाई, ये पता है, ये दोनों प्रिजम्पटिव सेक्शन है,
ये दोनों प्रिजम्पटिव सेक्शन है। 44AD बोलता है अगर आपकी 2 करोड़ से कम की आय हो तो आपको 8% या फिर 6% क्या है, आपको फिक्स टैक्स रेट दे दो। ये प्रिजम्पटिव सेक्शन है, फिक्स आप दे दो। 44AD प्रोफेशनल वालों के लिए है कि भाई 50 लाख और इससे कम हो आपकी, तो आप भी क्या कर दो, 50% आप फिक्स दे दो, फिर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो बोल दिया, लोग गए कि भाई 2 करोड़ कम है, इनको दया आई, इन्होंने बोला ओके, इस लिमिट को हम बढ़ा के कितनी कर लेते हैं, 2 करोड़ वाले की हम कर लेते हैं 3 करोड़, 2 करोड़ वाले की हम कर लेते 3 करोड़ और 50 लाख की हम कर लेते 75 लाख। 2 लिमिट याद रहेगी, 2 करोड़ की कर दी 44AD में 3 करोड़ और उसकी कर दी 75 लाख। लेकिन नियम एक डाला कि 3 करोड़ तो हम करेंगे, लेकिन ध्यान रखना 95% क्या होना चाहिए, अकाउंट पे ही होना चाहिए, यानी 5% तक कैश अलाउ है। जो आपका टर्नओवर या रिसिप्ट है उसी 5% तक कैश, दोनों में 5% तक कैश अलाउ है, यानी 95% आपको विदाउट कैश करना है, यानी अकाउंट में पैसा आना चाहिए। जो माल बेच रहे हो उसका पैसा अकाउंट में होना चाहिए। सिर्फ 5% आपको अलाउ है, यानी 1 करोड़ है तो 5 लाख तक आप कैश में पूरे साल में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और ये लागू कब होगा, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा, ना कि अभी से। ठीक है, 1 अप्रैल 2040 नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन अमेंडमेंट 12, सेक्शन 194BA, नया सेक्शन लाया किसका, टीडीएस का। जब 194 आया तो याद रहेगा टीडीएस है, टीडीएस का सेक्शन लाया। अब हुआ क्या, टीडीएस में एक दिक्कत हुई इनके साथ। टीडीएस के अंदर हुआ क्या, जब टीडीएस की सेक्शन थी 194B और एक सेक्शन है 194BB, ये दोनों सेक्शन क्या है, देखो अमेंडमेंट और जितने भी होते हैं ना गवर्नमेंट की, ये सब तभी होते हैं जब इनके साथ कोई केस या इस तरीके से कुछ होता है, तभी इसमें चेंजेस लाते हैं। 194B और BB क्या है, ये सेक्शन है टीडीएस काटा जाए किस पे, जैसे लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स या फिर हॉर्स रेसिंग और इस तरीके से हो, तो 10,000 से ऊपर अगर उसकी है तो उसके ऊपर टीडीएस काटना है आपको। कितना काटना है आपको, 30% टीडीएस काटना है। और ये 30% रेट कहां दी है, ये सेक्शन 115BB के अंदर दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है, 115BB के अंदर 30% आपको क्या टीडीएस काटना है। ठीक है, ये नियम था। ओके, अब हुआ क्या, वहां पे लैंग्वेज में इन्होंने बोला कि 10,000 अमाउंट, ऐसे लिखा हुआ लैंग्वेज में। अब ये क्या करते बेटे कि 30, ये विनिंग लॉटरी और इस तरीके से होते हैं, ये क्या कहता है 10,000 पे एक बार तो टीडीएस काट लेते हैं, इनका 30% काट के देते हैं। बाकी जो अमाउंट रखते हैं ना वो 9,999 या 9,500 ऐसे लिखते हैं। एग्रीगेट वर्ड लिखना भूल गई है, तो इस बार इन्होंने बोला कि 194B और BB के अंदर हम क्या लिखते हैं, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट क्या लिख देते हैं, एग्रीगेट अमाउंट। यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ऊपर हुआ तो टीडीएस काटना पड़ेगा, ना कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर। एक तो ये अमेंडमेंट किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने बोला इसके अंदर जो 94B है इसके अंदर एक और इंक्लूड करो, गैम्बलिंग। क्या इंक्लूड करो, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग वर्ड इंक्लूड करो, और बैटिंग इन एनी फॉर्म। भाई जो गैम्बलिंग, और आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग ऐसे लगा देते हैं, ऑनलाइन चलता है ना सट्टा, आईपीएल का चलता है ना, सबको ही पता है, तो वो चलता है ना, तो बोलेगा अगर इस तरीके का गैम्बलिंग या बैटिंग होगा एनी फॉर्म, कैसीनो वसीनो इस तरीके से ऑनलाइन ही चलता है सारा, तो किसी भी नेचर का हो, वो लैंग्वेज भी ऐड कर ली तो वो भी 194B के अंदर कवर होगा। ठीक है, लॉटरी वॉटरी नहीं हो इस तरीके हो तो भी इसके अंदर हम कवर करते हुए चलेंगे। इन्होंने एक लैंग्वेज ये ऐड कर ली। नंबर सेकंड, इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, इन्होंने एक सेक्शन निकाली नहीं, 194B है, और इन्होंने बोल दिया ऑनलाइन गेम्स, जो भी ऑनलाइन गेम्स है उसके अंदर जो भी विनिंग होगी वो विनिंग भी टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा आपको। 194BA के अंदर आपको उसको अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा। नई सेक्शन लाके थोप दी। और इसकी रेट कहां लिखेंगे, रेट तो इसमें वैसे 30% रेट इन्होंने बोल दी, बोला रेट लिखेंगे कहां, रेट के लिए एक सेक्शन बना दी 115BBJ, 195BBJ एक नई सेक्शन और बना दी, उसके अंदर जाके लिख दी रेट कितनी करेगी, रेट 30% ही रहेगी। तो याद रखना नई सेक्शन आई 194BA और रेट रहेगी 30%। किस में लिखी, 115BBJ, इसके अंदर रेट लिखिए। ओके, ठीक है, ओके सर। ये भी कब से लागू होगी, ये भी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी, अभी लागू नहीं होगी। नेक्स्ट, अमेंडमेंट नंबर 13। अमेंडमेंट नंबर 13 क्या बोलता है, सेक्शन 2061G किसकी सेक्शन है, टीसीएस की सेक्शन है। टीसीएस के अंदर जो 206 सेक्शन है टीसीएस की है, उसके अंदर 1G एक सब सेक्शन है। उस सब सेक्शन के अंदर इन्होंने बोला कि 2 नई चीजें हैं, उसकी हम रेट बढ़ा रहे, टीसीएस की रेट बढ़ा रहे। एक तो क्या है, जो ओवरसीज टूर पैकेज होते हैं ना, भाई बाहर फॉरेन पे आजकल ऑनलाइन दिखते हैं ना टूर पैकेज, ये सब गो आईबीपी इनके टूर पैकेज, तो इसकी जो टीसीएस रेट है जो पहले 5% थी विदाउट लिमिट 5% थी, उसको बढ़ा के हम 20% कर रहे हैं, वही विदाउट लिमिट। और दूसरी
एनी अदर केसेस भी लिखा होता उसमें, यानी और कोई केसेस हो ओवरसीज में, वहां पे भी 5% थी विदाउट, सॉरी विथ लिमिट, 5% विथ लिमिट थी, और लिमिट कितनी थी 7 लैक्स। इसको हमने चेंज करके कर दी 20%। ये क्या हो गया, मैं घूम गया क्या, एक सेकेंड, ओके चलो। तो इसको कर दी कितनी 20% और लिख दिया विदाउट लिमिट, इसको कर दिया विदाउट लिमिट, कोई लिमिट लिमिट नहीं है, किसी भी केस होगा तो 20% हम टीसीएस काटेंगे। ये दो चेंजेस इसके अंदर इन्होंने किए। अमेंडमेंट नंबर 14, सेक्शन 54 और 54F। 54 और 54F क्या है भैया, 54 सेक्शन याद करो कैपिटल गेन का सेक्शन, और 54F ये भी कैपिटल गेन के एग्जम्पशन सेक्शन है। 54 में बोला था किसी प्रकार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बेचते हो और आप वापस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वही -1 +2 +3 हम क्या देंगे आपको, एग्जेम्पशन दे देंगे, कैपिटल गेन के अंदर एग्जेम्पशन देंगे, कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर आपको जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। 54F क्या था, बोले एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेचते हो और वो पैसा आप किस में डालते हो, रेजिडेंट प्रॉपर्टी में डालते हो, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे 54F में। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शन के अंदर इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने कह दिया कि एक लिमिट डाल देते हैं, कि लिमिट डाल दी इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा का वो घर नहीं होना चाहिए। जो नया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो 10 करोड़ से ऊपर पैसा नहीं होना चाहिए, यानी उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ से ऊपर घर नहीं होना चाहिए। अगर होगा कोई दिक्कत नहीं, हम 10 करोड़ तक ही आपको देंगे, एक लिमिट कर दी। इनका कारण है ये लोग क्या, बड़े बड़े लोग बहुत महंगे महंगे रेजिडेंशियल हाउस ले रहे और इससे क्या कैपिटल गेन को अपने एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने बोला इसकी एक लिमिट डाल दो, और लिमिट डाल दी इन्होंने कितनी, 10 करोड़ रुपीज। कितना डाल दिया, 10 करोड़। ठीक है, ये भी 1/4/2024 से लागू होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 15, सेक्शन 48 सेक्शन क्या है, 48 सेक्शन बड़ी सिंपल सी सेक्शन है, किसकी, कैपिटल गेन की। वापस किसकी सेक्शन है, कैपिटल गेन की सेक्शन है। अब कैपिटल गेन में क्या होता था, लोग क्या करते थे बताता हूं, उसकी वजह से सेक्शन अमेंडमेंट करना पड़ा। एक सेक्शन है आपको पता है 24, सेक्शन है 24B के अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, याद है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 2 लाख तक की छूट मिलती है अगर लेटर ऑफ प्रॉपर्टी है तो, ठीक है, या 30,000 की है। तो लोग क्या करते थे, उसके अंदर से भी छूट लेते थे। 24B के अंदर इंटरेस्ट जो बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगता था उसके ऊपर छूट लेते थे। उसके साथ साथ क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम पे, यानी आपको घर खरीदा उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट के अंदर वो ब्याज का पैसा भी इंक्लूड मतलब जोड़ते थे। ठीक है, तो ये दोनों करते थे वो काम। तो यहां पे डबल, यानी इसको बोलते हैं डबल डिडक्शन लेने लग गए थे। क्या लेने लगे थे, डबल डिडक्शन। तो इन्होंने बोल दिया साफ साफ 48 के अंदर लिख दिया कि भैया इस तरीके से अगर आप करते हो तो हम 48 के अंदर एक क्लॉज डाल के बोल दिया कि कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर सेक्शन 24B के अंदर जो आपने इंटरेस्ट का फायदा लिया है उसका यहाँ पे छूट डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ चिल्ला के साफ बात कह दी कि ये जो कर रहे हो इसको रोक दो, नहीं मिलेगा, हम लिख देते हैं। आपको प्रॉब्लम है तो हम इसको लिख देते हैं। अमेंडमेंट नंबर 16, एक नई दो तीन नई सेक्शन निकाली है टीडीएस की सेक्शन। एक तो अभी मैंने बताई थी 194B, ये तो अभी आपको मैं बता चुका हूं किसके लिए था, ये ऑनलाइन गेम्स वाली, बोले इस पे टीडीएस काटो। एक सेक्शन निकाली 194R। 194R किसके लिए था, ये किसके लिए, ये बोला टीडीएस ऑन बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स, जो बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स ऑफ फैसिलिटी है किस पे, इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके, ये सॉरी, इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने चक्कर में लेट और कर रहा हूं, इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन, यानी बिजनेस और प्रोफेशन में जो बेनिफिट और जो परक्यूजिट्स मिलती है ना, जैसे भाई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशन में काम कर रहा है, उसको गिफ्ट दे दिया भाई, कोई और बेनिफिट दे दिया कि भाई आप कोई क्या बोले बिजनेसमैन है, बिल्डर है, उसका कोई ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने तो बोल दिया भाई कि मेरा फ्लैट तुम्हें एक गिफ्ट दे देता हूं, तुमने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, मरते मरते बचा लिया, तो गिफ्ट दे दिया। तो बोले ऐसा अगर कोई गिफ्ट दे रहा हो तो उसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। नई सेक्शन डाल दी 194R और 194S, वो किसके लिए, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो वीडीएस है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, उनके ट्रांसफर पे जो पेमेंट आएगा उस पे ऊपर टीडीएस काटना है। एक नई सेक्शन 194S भी ऐड कर दी। 194B बता चुका हूं, विनिंग, जो गेम्स ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनके लॉस पे, उनके विनिंग पे जो टीडीएस काटना है। 194R जो किस पे है, आपके जो बेनिफिट और परक्यूजिट होता है बिजनेस और प्रोफेशन में, उसके ऊपर। और 194S टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स, जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स है उसकी डेफिनेशन भी दे दी। और ये सेक्शन अब प्रपोज्ड है, इसके बारे में और चीजें भी अभी डालनी बाकी है, जैसे जैसे आएगी सेक्शन आपको बताए दी जाएगी। चलो
अमेंडमेंट नंबर 17 एटीजी। एटीजी सेक्शन किसका है भैया? एटीजी सेक्शन सर डिडक्शन का है। डिडक्शन में एटीजी में अपन पढ़ा था कुछ डिडक्शन पे कुछ अनुदान करते हो, अपन डोनेशन करते हैं, सॉरी डिडक्शन का डोनेशन का डिडक्शन है, किसका है? डोनेशन का डिडक्शन है। तो कुछ 50% डिडक्शन मिलता है कुछ डोनेशन पे, कुछ डोनेशन पे 100% डिडक्शन मिलता है। ये दो बातें अपन ने पढ़ी थी, बिल्कुल सर ये दो बातें अपन ने पढ़ी ही थी, ठीक है, ये दो बातें पढ़ी थी। देखिएगा 94S, 94S बताया मैंने आपको। 94S जो नई टीडीएस सेक्शन तीसरी आई है वो किसके लिए? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी वीडीएस जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होता है उसके लिए एक सेक्शन लाई है टीडीएस। अभी तक सिर्फ सेक्शन लाई है, प्रपोज की, इसके बारे में नियम कानून कायदे बनाने बाकी है। ये तो 3 सेक्शन याद रखना, 3 नई टीडीएस सेक्शन लाई है, बीए, आर और एस। फिर सेक्शन एटीजी। एटीजी के बारे में बता देता हूं। एटीजी एक डोनेशन की सेक्शन है, डिडक्शन के अंदर है, जिसमें हम डोनेशन देते थे, यानी इन पर्टिकुलर उसमें नाम लिखा हुआ है कि भाई इन इन चीजों में दोगे डोनेशन तो या तो 50% मिलेगा या 100% मिलेगा। और एटीजी की सेक्शन जो सब सेक्शन 2 थी उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है 50% डिडक्शन मिलेगा। किसमें? तो मैं जब पढ़ाता था तब ज़्यादातर मैं ये बताता हूँ कि भाई नेहरू परिवार जो है, जैसे जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन है, सॉरी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, राजीव फाउंडेशन है, इसके अंदर पैसा डालोगे, डोनेशन डालोगे तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगा, जितना भी पैसा आप डालोगे उसका, ठीक है। तो ये बातें वहाँ पे लिखी हुई थी। तो इस बार मोदी गवर्नमेंट है, एंटी कांग्रेस, इन्होंने बोल दिया ये तीनों नाम हटा दो कि भाई इनमें डोनेशन दोगे तो हम आपको डिडक्शन देंगे नहीं। तो एक चेंज किया इन्होंने एटीजी के अंदर, ये जो पर्टिकुलर नाम लिखे हुए थे राजीव जी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी का, इन्होंने बोले ये नाम हटा दो। तो ये एक अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट नंबर 18 सेक्शन 47। सेक्शन 47 किसका है? सेक्शन 47 है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 47 बोलता था कि ट्रांसफर, वो ट्रांसफर जो नॉट कंसिडरेबल एज ए ट्रांसफर, तो सेक्शन 47 में ट्रांसफर होने के बावजूद, जैसे अमालगमेशन कंपनी अपनी सब्सिडी को देती है, सब्सिडी वापस अपने अमालगमेशन को कैपिटल एसेट देती है, बोले है तो ये ट्रांसफर लेकिन इसको ट्रांसफर कंसिडर नहीं करेंगे, सेक्शन 47 के एग्जेम्प्ट किया होता। तो बोलो जो लिस्ट थी लंबी चौड़ी उस सेक्शन 47 के अंदर, उसके अंदर एक नाम और ऐड कर दो। उन्होंने बोल दिया कैपिटल एसेट बीइंग अ फिजिकल गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर, जो ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक, जो एसडीआर होता है ना, जैसे ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर ट्रांसफर करते हो और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट से वापस फिजिकल गोल्ड के अंदर ट्रांसफर करते हो, तो ये है तो ट्रांसफर लेकिन हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और 47 वाली जो लिस्ट है तो नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसके अंदर ये भी एक ऐड कर दो कि जो फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, इसको मतलब बढ़ावा दे रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो एक ये अमेंडमेंट और इन्होंने कर दिया, और बस ये था 18 अमेंडमेंट है। ये वो की अमेंडमेंट है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसे तो छोटे मोटे और भी अमेंडमेंट है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की अमेंडमेंट है, स्लैब रेट से लेकर छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर ढूंढ के लाया हूं कि इन सेक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आई होप मेरी जो क्लास है अराउंड 50 मिनट की क्लास है, ये आपके काम आएगी और ये आपकी बहुत फायदेमंद रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक्स करके कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। और वन एग्जाम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।